नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो चार थे मगर बड़े बेकरार थे और बेकरारी भी ऐसी कि दर दर भटकते रहे मगर उनकी बेकरारी मिटी नहीं। दरअसल उन्हें जिहाद करना था। क्यों करना था, किसके लिए करना था, ये तो फाइनल नहीं हुआ था मगर बस उन्होंने तय किया था कि उन्हें जिहाद करना है। कुल 7 रास्ते ढूंढे थे उन्होंने जिहाद की राह के लिए मगर कोई भी रास्ता उन्हें दुनिया के सबसे बड़े जिहादियों के आका तक ले नहीं जा पाया। लिहाजा हार कर उन्होंने हिंदुस्तान में ही जिहाद कर डाला। ये खिसियाहट थी उन नौजवानों की जो जिहादी बनना चाहते थे। इराक और सीरिया जाकर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी अबू बकर अल बगदादी के हाथों से जिहाद की डिग्री लेना चाहते थे। मगर बदकिस्मती उनकी ऐसी कि 7 कोशिशों के बाद भी जिहाद की राह उन्हें मिली ही नहीं। कभी वो उत्तर गए, कभी पश्चिम गए, पूरब भी गए, मगर जो भी रास्ते उन्हें दहशत की दुनिया में दाखिल कराते, हर उस रास्ते पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां और जवान चट्टान की तरह खड़े थे। और उन्हें भेदना इन चारों के बूते की बात नहीं थी। लिहाजा जिहादी बनने की बेकरारी ने उन्हें अपराधी बना दिया। चूंकि अभी जिहादी बनने की नियत ही की थी, इसलिए न तो आतंक का साजो सामान था और न ही कोई प्लान थी, तो सिर्फ बेकरारी कि ऐसा क्या कर दें कि जिहादी बन जाए। फिर उन्होंने 7 मार्च को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में अपनी कुव्वत और हैसियत के हिसाब से धमाका करने की कोशिश की। इस धमाके से पहले आतिफ, दानिश, फैजल और गौस मोहम्मद खान ने अपने रोल मॉडल अबू बकर अल बगदादी की आगोश में जाने की भरसक कोशिश की और इस कोशिश की शुरुआत पिछले साल फरवरी के महीने में शुरू हुई। बगदादी के कारनामों से प्रभावित होकर आतिफ मुजफ्फर की अगुवाई में दानिश और फैजल कई बार देश के तमाम बॉर्डर पर जाकर हर उन एजेंट से मिले जो उन्हें इराक या सीरिया भेज सकते थे, मगर हर कोशिश नाकाम रही। यूपी के कानपुर में अपनी तरह की सोच रखने वाले लोगों का एक कोर ग्रुप बनाने के बाद आतिफ, दानिश और फैजल कई बार श्रीनगर, अमृतसर, वाघा और जैसलमेर गए ताकि किसी तरह बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंच जाए। उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेने के तहत कई ट्रैवल एजेंट से भी बात की। बात नहीं बनी तो श्रीनगर में कई आतंकी संगठनों से मिले जिनकी मदद से उन्हें पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने या फिर ISIS से जुड़ने के लिए इराक या सीरिया जाने की उम्मीद थी, लेकिन उनका कोई भी मंसूबा पूरा नहीं हो रहा था। श्रीनगर में नाकामयाबी हाथ लगी तो बस के जरिए अमृतसर जाने का फैसला किया, पर वहां भी उन्हें किसी भी एजेंट के जरिए पाकिस्तान जाने का वीजा नहीं मिल सका। लिहाजा ये तय किया गया कि अवैध तरीके से ही सही बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जाने की कोशिश की जाएगी, मगर यहां भी मायूसी हाथ लगी। पंजाब से निकलकर रुख राजस्थान के जैसलमेर की तरफ किया गया। अमृतसर से दिल्ली लौटने के बाद ट्रेन से जोधपुर रवाना हुए, जहां से पाकिस्तान जाने की उम्मीद में जैसलमेर के लिए बस पकड़ी गई। बॉर्डर के इलाके का मुआयना करने और जानकारी इकट्ठी करने के बाद उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यहां से बॉर्डर पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लिहाजा वहां से भी लौटना पड़ा। ले दे के अब एक ही रास्ता बचा था,
जिसके जरिए नौकरी के नाम पर सऊदी अरब के रास्ते ये ट्रेनी जिहादी आतंक के आका की जियारत कर सकते थे। मगर ये जियारत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि असली मुश्किल अभी बाकी थी। आज तक ब्यूरो। जी हां, असली कहानी अभी बाकी थी। जिहादी बनने की बेकरारी के बावजूद भी जब हर तरफ नाकामी हाथ लगी, तब सैफ और फैजल ने प्लान बदल दिया। वो वहीं से सीधे कानपुर लौट गए। मगर आतिफ ये तय करके ही घर से निकला था कि कुछ भी हो जाए वो जिहादी बनकर ही रहेगा। लिहाजा आखिरी कोशिश के तहत अब उसने मुंबई का रुख किया। अब दो ही रास्ते बचे थे आतिफ के सामने। पहला ये कि वो जिहादी बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, और दूसरा ये कि वो बॉर्डर पार करने के अलावा किसी और तरीके से आतंक के आका अबू बकर अल बगदादी की सल्तनत तक पहुंचे। और ऐसे में उसे सूझा एक और प्लान ये था कि वो मुंबई की किसी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नौकरी के नाम पर सऊदी रवाना हो जाए और फिर वहां से इराक या सीरिया। लिहाजा उदयपुर और अहमदाबाद के रास्ते वो मुंबई पहुंचा। यहां कई प्लेसमेंट एजेंसियों से सऊदी अरब जाने के लिए वीजा लेने की कोशिश की, मगर उसकी किस्मत उसे हिंदुस्तान से निकलने का मौका ही नहीं दे रही थी, और आखिरकार वो कानपुर लौट गया। करीब 3 महीने बाद यानी जुलाई के महीने में आतिफ को बॉर्डर पार करने की सनक फिर से सवार हुई, और मॉड्यूल में शामिल इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड कर्मचारी गौस मोहम्मद खान के साथ इस बार वो कोलकाता गया। यहां दोनों ने बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जाने की कोशिश की। वो फिर नाकाम रही, और करीब 1 साल के अंदर मॉड्यूल के लोगों ने देश के बाहर जाने की 7वीं और आखिरी कोशिश इसी साल जनवरी महीने में की। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला और दानिश के साथ आतिफ ने केरल के कोझिकोड जाकर आईएसआईएस से जुड़े एक शख्स से मुलाकात की। यहां भी उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। बॉर्डर पार करने की हर कोशिश फेल हो जाने के बाद मॉड्यूल ने एमपी में पन्ना के जंगलों में अपना बेस बनाने का प्लान किया, पर 2 दिन बाद ही सब भोपाल आ गए और फिर वहां से लखनऊ। इसके बाद मॉड्यूल के सभी मेंबर ने आतिफ को अपना कमांडर चुन लिया और आईएसआईएस के लिए काम करने की कसम खाई। लिहाजा ये तय हुआ कि इराक और सीरिया जाकर न सही, हिंदुस्तान में रहकर ही सही, ये मॉड्यूल बगदादी का झंडा बुलंद करेगा। आतंक की प्रतिज्ञा के बाद बगदादी के इस इंडियन मॉड्यूल ने हथियार और विस्फोटक जुटाने का फैसला किया ताकि आईएसआईएस के समर्थन में भारत में हमले कर सके। रेलवे को अपना पहला टारगेट बनाने के लिए उन्होंने रेल नेटवर्क और मैप की गहराई से रिसर्च की। इस दौरान आतंकी गौस मोहम्मद खान ने किसी ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना पर काम करने का फरमान सुनाया। इस फरमान के बाद आतिफ और दानिश के साथ सैयद मीर नाम के संदिग्ध आतंकी ने भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाके का प्लान तैयार किया और 7 मार्च को एमपी जबड़ी रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ। शुरुआती जांच में ही अंदाजा लग गया था कि यह महज हादसा न होकर एक आतंकी हमला है, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर पूरी साजिश का खुलासा हो गया। तेलंगाना पुलिस के इनपुट पर ही एमपी पुलिस और एटीएस ने होशंगाबाद पुलिस को अलर्ट किया और पिपरिया में टोल नाके से 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में ही आतिफ, दानिश और सैयद मीर ने कई अहम खुलासे किए। इन्हीं की इंफॉर्मेशन पर यूपी पुलिस ने कानपुर से 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया और यहीं से यूपी एटीएस को सैफुल्ला के बारे में जानकारी और लोकेशन मिली, जहां सरेंडर करने से इनकार करने के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और सैफुल्ला को इसी मकान में मार गिराया गया। आज तक ब्यूरो। काफी लंबे वक्त से आईएसआईएस हिंदुस्तान और आसपास के मुल्कों को मिलाकर वहां दहशत का नई प्लानिंग बना रहा है। इसी प्लानिंग के तहत उसके गुर्गों ने आईएसआईएस के हिंदुस्तान मॉड्यूल की बुनियाद भी रख दी थी, लेकिन हिंदुस्तान में पहला कदम रखते ही सुरक्षा एजेंसियों ने उसके मंसूबों को नाकाम बना दिया। जनवरी 2017 का पहला हफ्ता
आतंकवादियों का पीछा करने वाली केरल पुलिस की एक टीम को इंटरनेट पर एक ऐसी बातचीत का पता चलता है जो उसके कान खड़े कर देती है। बातचीत यूपी के सबसे बड़े शहर यानी कानपुर और हिंदुस्तान से हजारों मील दूर सीरिया में बैठे दो लोगों के बीच हो रही थी। लेकिन इंटरनेट पर हो रही इस बातचीत की तह तक पहुंच पाना कोई आसान काम नहीं था। वजह ये कि बातचीत एक ऐसे टेलीग्राम ऐप के जरिए हो रही थी जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता था। और बस यहीं से केरल पुलिस इस शख्स का पीछा करने का फैसला करती है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। लेकिन यह फैसला आगे चलकर उसे ISIS के सबसे बड़े कैच यानी बगदादी के इंडिया मॉड्यूल और खुरासान प्लान का पता दे देगी। सच पूछिए तो उस वक्त तक खुद केरल पुलिस को भी इसका अंदाजा नहीं था। खुरासान ये फारसी शब्द है। इसका मतलब होता है जहां से सूरज उगता है। ख्वार मतलब सूरज और आसान मतलब आने वाला या उगना। दरअसल खुरासान नाम 3री या 4थी सदी में ईरान के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक तारीखी राज्य को दिया गया था। तब ईरान के इस राज्य के अलावा मध्य एशिया के कुछ इलाके अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी खुरासान का ही हिस्सा हुआ करता था। बस यही तारीखी खुरासान बगदादी को इतना भा गया कि उसने आतंक की जमीन पर अपनी सोच के हिसाब से खुरासान का एक नक्शा ही खींच डाला और इस नक्शे में खास तौर पर उसने हिंदुस्तान का नक्शा जोड़ा। शुरुआत में बगदादी ने खुरासान का जो नक्शा दुनिया के सामने पेश किया था उसमें हिंदुस्तान के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का हिस्सा ही शामिल था। लेकिन फिर बाद में उसने पूरे हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल और चीन के आधे हिस्से को भी खुरासान में शामिल कर लिया। भारत के अलावा बगदादी इसी खुरासान के नक्शे में आधे ईरान, पूरे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान को भी पहले ही शामिल कर चुका है। यानी बगदादी और उसके गुर्गों ने हिंदुस्तान और आसपास के मुल्कों में अपना राज कायम करने को लेकर जो ख्वाब देखा है उसी ख्वाब का नाम है खुरासान। हैदराबाद से आशीष पांडे और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अब बात देश की खुफिया एजेंसियों की ओर से चलाए जा रहे खास ऑपरेशन की, ऑपरेशन जाली नोट। एजेंसियों को एक खुफिया इत्तला मिलती है कि 1 मार्च के बाद विदेशों से कुछ कंटेनरों में 2000 और 500 रुपए के जाली नोट भरकर भेजे गए। लेकिन आखिर किसने भेजे ये जाली नोट और देश के किन कंटेनर डिपो में हैं वो रुपए, यही लाख टके का सवाल है। ऊंचे ऊंचे और विशालकाय कंटेनर और इन कंटेनरों में अटे तरह तरह के सामान। यह अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जहां किस कंटेनर में क्या छुपा है इसका सही पता लगाना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन हिंदुस्तानी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इन दिनों एक ऐसे ही ऑपरेशन में लगी हैं। ऑपरेशन जाली नोट। दरअसल इन एजेंसियों को यह खबर मिली है कि देश के दुश्मनों ने सरहद पार से ऐसे ही कंटेनरों में जाली नोट की वो खेप भेजी है जिसे हिंदुस्तान में खपाया जाना है और इनमें 2000 और 500 रुपए के डिनोमिनेशन वाले नोट शामिल हैं। चूंकि ये खबर सीधे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली है, लिहाजा देश की तमाम एजेंसियां जाली नोट की ये खेप ढूंढ निकालने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। सूत्रों की माने तो पिछले दिनों सुरक्षा एजेंसियों को जो खुफिया खबर मिली थी उसमें यह बताया गया था कि चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे किसी कोरियन जहाज में जाली नोटों से भरा यह कंटेनर हो सकता है। लिहाजा पुलिस उस बात को ध्यान में रखकर तो तलाशी ले ही रही है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी देशों से यहां पहुंचने वाले कंटेनरों पर भी खास निगाह है। दिल्ली से योगेश गुप्ता के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक।